Okay, so we'll start with next question. That is question number 13. For a gas at a temperature T, root mean square velocity Vrms, most probable speed Vmp, and the average speed Vav obey the relationship. तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए what are the different formulas for RMS. RMS velocity का फॉर्मूला आपके स्टेट बोर्ड में कवर होता है, बट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड का यू शुड नो व्हाट आर द फॉर्मूलाज. तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज Vrms, अंडर रूट ऑफ 3RT by m. What is V most probable, under root of 2RT by m. And what is V average, root of 8 upon pi RT by m. तो कुछ नहीं है, इफ यू नो ऑल दिस थ्री फॉर्मूलाज, तो रिलेशनशिप मतलब बेसिकली दे आर आस्किंग कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सो ऑन सो फोर्थ. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको RT by m सब तीनों ही फॉर्मूलाज में RT by m कॉमन दिखता है. तो व्हाट यू कैन डू इज, इसको लिखो √3 अंडर रूट ऑफ RT by m, and here you will have under root of 2 root of RT by m, और यहाँ पे आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन पाई RT by m. √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 अंडर रूट ऑफ RT by m. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2, 1.414 under root of RT by m. What is the value of root of 8 by pi? Pi 1 upon pi कितना होता है, 0.318. तो बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो 8 upon pi मतलब 8 into 0.318, रफली 38 जा 3 जा 24, तो ये आ जाएगा रफली जी. दिस इज रफली 2.4, तो 2.4 के आसपास आएगा. 2.4 समथिंग, 2.4 का रूट होता है, if you know what is root of, what is square of 1.5, 2.2 pi. मतलब डेफिनेटली यहाँ पे 2.4 है, मतलब 1.5 से ज्यादा नंबर आएगा. तो you will have here approximately 1.6 अंडर रूट ऑफ RT by m. तो सबसे ज्यादा कौन सा है, Vrms, उसके बाद V average, और सबसे कम V most probable. तो Vrms is greater than V average is greater than Vmp. Vrms is greater than V average and V average is greater than Vmp. तो ऑप्शन नंबर B. क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर B. तो आंसर इज B. Just remember this, ये तीन फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए to solve this question, and maybe you may need these formulas to solve some other problems. So root of 3, root of 2, root of 8 by pi, या फिर 1.7, 1.4 and 1.6. So this is how you are supposed to solve this question. अगला question, when an ideal monoatomic gas is heated at constant pressure, fraction of heat energy supplied which increases the internal energy of the gas. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है समझ लो, आपको ऑलरेडी पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज. एक होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर. तो जब हम हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, तो इफ यू रिमेंबर यू हैव अ मूवेबल पिस्टन, इसके ऊपर एक पिस्टन होता है विच इज फ्री टू मूव, इट कैन मूव. तो मूवेबल पिस्टन है. तो व्हेनेवर यू सप्लाई हीट टू द गैस, हमारे पास इसमें गैस था, when we supply heat to this gas, तो heat supplied will do two things. एक तो वर्क डन करेगा to move the piston up. Number two what it will do is to increase temperature. Increase temperature मतलब increase internal energy. Good. तो यहाँ पे आपको पूछा है कि जो हमने हीट सप्लाई किया, कितना हीट सप्लाई किया, dq. उसने क्या क्या किया, उसने एक तो वर्क डन किया by moving the piston up, एंड दूसरा उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ा दिया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया. तो दे आर आस्किंग यू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी. मतलब पूछा क्या है, पूछा है व्हाट इज du by
dq। अगर पूछा होता व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड परफॉर्म्स वर्क, तो क्या फाइंड करना था, dw बाय dq। व्हाट इज du, याद होगा आपको, ncv dt। व्हाट इज dq, ncp dt। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है। du is ncv dt and dq is ncp dt। n cancel, dt cancel, so you will have cv by cp। cv by cp is 1 upon cp by cv, 1 upon cp by cv, 1 upon gamma, this is gamma। और गैस कौन सा है, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का gamma कितना होता है, 5/3, तो ये कितना आएगा, 3/5, तो 3/5। ओके, तो जस्ट अ मिनट, अगर 3/5 मतलब 3/5 इज इंक्रीजिंग internal energy, then how much will be the work? तो what is the fraction of work, 2/5। अगर ये 3/5 तो वो 2/5, तो ऑप्शन नंबर आएगा उस केस में ए। यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, तो यू हैव ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A cylinder contains hydrogen gas at a pressure of 249 kPa, kPa मतलब kilopascal, and temperature 27 degree Celsius। Its density is, आपको R की वैल्यू दी है 8.3 और डेंसिटी पूछा है। तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, हाउ डू यू फाइंड आउट डेंसिटी। तो आपको पता होना चाहिए PV इक्वल टू nRT। then you know what is n, it is m upon capital M, where capital M is molecular weight। तो capital M is molecular weight RT। okay, then आपको डेंसिटी पूछा था, मतलब यू नीड टू हैव मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को शिफ्ट कर दोगे, ये आ जाएगा PM अपॉन RT, इट विल बी M अपॉन V। तो याद होगा एक क्वेश्चन था, उसमें हमने ऑलरेडी डेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया था, PM अपॉन RT। उसमें आई हैव गिवन यू स्मॉल असाइनमेंट। तो ये आ गया आपके पास डेंसिटी, तो दिस इज डेंसिटी। तो व्हाट इज डेंसिटी फॉर्मूला, डेंसिटी फॉर्मूला इज PM अपॉन RT। आपके पास प्रेशर का इक्वेशन है, वैल्यू है, व्हाट इज प्रेशर वैल्यू, 249 किलो पास्कल। तो 249 किलो, किलो मतलब 10 पावर 3। एंड कौन सा गैस दिया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 2। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ मॉलिक्यूलर गैस। तो कितने एटम है उसमें, 2। हर एक हाइड्रोजन के एटम के पास कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, 1। एंड बी केयरफुल विद दिस, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। यू नो विच आर 3 आइसोटोप्स, 1 proton inside nucleus and 1 electron। then you have 1 proton, 1 neutron and 1 electron। then you have 1 proton, 2 neutrons and 1 electron। हाइड्रोजन क्या बोलते हैं इसको, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम, राइट। ओके, तो यू शुड नो, जब तक मेंशन नहीं किया, जब तक उन्होंने बोला नहीं है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो कौन सा हाइड्रोजन, 1 प्रोटॉन। तो यहाँ पे बोला है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन जो गैस था आपके पास, हाइड्रोजन गैस इज अ मॉलिक्यूलर गैस, H2 होता है वो। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2। रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे इन दिस केस जब आप मॉलिक्यूलर वेट 2 लिखते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स n, विच इज स्मॉल m बाय कैपिटल N। ये जो स्मॉल m है किस में होता है, ग्राम में होता है। स्मॉल m इज ऑलवेज मेजर्ड इन ग्राम। गुड। हमें डेंसिटी किसने बोला है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ जो आप m लिख रहे हो, इसको 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कन्वर्जन फैक्टर है ग्राम टू किलोग्राम। ओके, तो ग्राम टू किलोग्राम का जो फैक्टर है कन्वर्जन का, ये आपको लगने वाला है, बिकॉज डेंसिटी इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आता तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखते। ये जो 10 पावर -3 आ रहा है, इट इज बिकॉज
ऑफ कन्वर्जन फैक्टर. ओके, RT, R की वैल्यू कितनी है 8.3. यू शुड नो ये 8.3 होता है 25/3, तो R वैल्यू इज 25/3. और T कितना है 27 डिग्री. उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 1 जा एंड 100 जा. Then this is roughly 25 1 जा 25 10 जा. Then you see यहाँ पे आपके पास आ गया 2. 10 पावर प्लस 3 माइनस 3 कैंसल. 10 और ये 10 पावर 2 ऊपर गया तो 10 पावर माइनस 2 प्लस 1 इज -1. मतलब कितना 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ऑप्शन नंबर बी 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो रिमेंबर पहले डेंसिटी का फॉर्मूला बना लिया हमने. सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट सब्स्टिट्यूट करते वक्त आपको 10 पावर -3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. यहाँ पे मास इज इन किलोग्राम, तो वो कन्वर्जन फैक्टर आपको लगेगा 10 पावर -3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जस्ट रिमेंबर ये कन्वर्जन फैक्टर हर जगह पे यूज नहीं करना होता है. 10 पर -3 will come only if density is measured in kilogram per meter cube. Next question. The average thermal energy for a monoatomic gas is. It is a joke. Monoatomic gas में कितना degree of freedom? Monoatomic 3. What is general formula for energy? F/2 kBT. F/2 kBT मतलब ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस में कितने फ्रीडम होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 3. तो 3/2 kBT. फॉर अ रिजिड डायटोमिक गैस 5. फॉर अ नॉन रिजिड डायटोमिक गैस 7. अगर बोला होगा कि देयर आर वाइब्रेशनल मोड्स आल्सो, तो डिपेंड करता है कितने मोड्स है उसके ऊपर. तो वी आर नॉट कंसिडरिंग सो फार वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अगला क्वेश्चन. व्हेन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड 2 times and temperature is decreased half of its initial temperature, then the pressure becomes. Again a simple question. So what you have is PV equal to nRT. आपको इंफॉर्मेशन किस किस का दिया है, वॉल्यूम का एंड टेम्परेचर का, और पूछा है प्रेशर. तो यू कैन सी फ्रॉम हियर N कांस्टेंट, R कांस्टेंट. तो PV is proportional to T, मतलब P is proportional to T by V. तो P2 by P1 is T2 by T1 एंड यहाँ पे आएगा V1 by V2. और आपको गिवन इंफॉर्मेशन में बोला है वॉल्यूम इज, फाइनल वॉल्यूम इज 2 times of initial and temperature is half of initial. तो फाइनल टेम्परेचर इज हाफ ऑफ इनिशियल. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा V1 by V2 which is 1/2. तो V1 by V2 is 1/2 and T2 by T1 is also 1/2. तो T2 by T1 भी हाफ है, तो ये हाफ और हाफ वहां जाएगा. तो P2 by P1 is half and half मतलब 1/4. तो P2 is equal to 1/4 of P1. तो P1 by 4. तो 1/4 times, which is option number C. Next question. Two thermally insulated vessels 1 and 2 are filled with air at temperature T1 and T2, volume V1, V2, pressure P1, P2 respectively. If the valve joining the two vessels is opened, the temperature inside the vessel at equilibrium will be. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. हमारे पास दो वेसल्स है विच आर थर्मली इंसुलेटेड. थर्मली इंसुलेटेड का मतलब ये होता है एनर्जी कैन नीदर एंटर नॉर लीव द सिस्टम, राइट. तो ये एक वेसल है. यू हैव वन मोर वेसल, राइट. वॉल्यूम दोनों का अलग अलग है बट आई एम जस्ट शोइंग द सेम वॉल्यूम. देन व्हाट यू हैव इज, हमने इन दोनों सिस्टम को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया. लेट अस से वी हैव कनेक्टेड दिस विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पाइप. पाइप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर एक वर्ड था वॉल. यू नो वॉल मतलब बेसिकली यू कनेक्टेड विद अ ट्यूब एंड देन इसके ऊपर एक टैप जैसा सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल.
So when you open this wall, gases start moving from one chamber to another chamber depending on the pressure. जिसमें ज्यादा प्रेशर होगा वहां से लो प्रेशर की तरफ जाएगा. तो पहले कंटेनर में प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, दूसरे कंटेनर में P2, V2 एंड T2. दिस इज व्हाट यू हैव. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बिकॉज हीट इज नॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, तो आपको हमेशा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल. तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करोगे? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट कंटेनर N1 प्लस सेकंड कंटेनर N2. तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? पहले कंटेनर में N1 थे, दूसरे में कितने थे? N2. अब फाइनल नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करेंगे हम देखते हैं. राइट, सी द थिंग इज, जब आपने वॉल ओपन किया तो गैस ये लीक नहीं हुआ, मतलब सराउंडिंग में बाहर नहीं गया. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम. ऐसा हो सकता है यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे 2 था. वॉल ओपन करने के बाद दोनों सिस्टम हो गए 1 सिस्टम विद नंबर ऑफ मोल्स 3. तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, वही लिखा है 1 मोल + 2 मोल इक्वल टू 3 मोल्स. तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज यूज कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. तो यू हैव नंबर ऑफ मोल्स कंजर्वेशन. बट इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, what is ideal gas equation? PV equal to nRT. okay, good. तो PV equal to nRT पता है तो n मिल जाएगा वहां से. तो as you know, PV equal to nRT. तो number of moles n is PV by RT. तो पहले चेंबर में, फर्स्ट चेंबर में number of moles N1 will be equal to P1 V1 upon RT1, and दूसरे चेंबर में it will be P2 V2 upon RT2. इक्वेशन नंबर 2. फाइनल नंबर ऑफ मोल्स. अब ये फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करोगे? बहुत सिंपल है. तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के लिए प्रेशर फाइनल, वॉल्यूम फाइनल, R अपॉन T फाइनल. और T फाइनल तो पूछा ही है आपको पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर इनसाइड द वेसल at equilibrium. तो T final तो हम कुछ बोल नहीं सकते, but P final, what will be P final? Let us call this as P. P final को P बोल देते हैं. NF equal to P final को P बोल दिया temporarily. What is V final? V1 plus V2. क्योंकि when you open the wall, the system is like one system. दो कंटेनर की जगह पे it will behave like one single container of volume V1 plus V2. ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. You should pay attention here. So V1 plus V2 and RT final we will just call it as T. फिलहाल इसको T बोलते हैं. तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, N1 is P1 V1 upon RT1 plus N2 is P2 V2 upon RT2, and you have NF is P V1 plus V2 upon RT. Good. Then R कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया. तो P1 V1 upon T1 plus P2 V2 upon T2, which is equal to P V1 plus V2 upon T. Good. Then इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. You cross multiply this, you get P1 V1 T2 plus P2 V2 T1 plus P2 V2 T1 upon T1 into T2, T1 into T2 equal to P V1 plus V2 upon T. इक्वेशन नंबर 4. हमें फाइंड क्या करना था? फाइनल टेम्परेचर. रिमेंबर, तो प्रॉब्लम क्या है कि फाइनल प्रेशर नहीं पता. तो इफ यू नो व्हाट इज फाइनल प्रेशर, क्वेश्चन सॉल्व. क्योंकि हमको फाइंड करना था T, बट टू नो T यू शुड नो व्हाट इज P. अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से तो एक वर्ड था यहाँ पे, इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में थर्मल इक्विलिब्रियम होता ही है. A system is said to be in thermodynamic equilibrium if it satisfies three condition. कौन से 3?
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस, मतलब प्रेशर डिफरेंस भी नहीं रहा अब, तो इसलिए फाइनल प्रेशर की बात कर रहे हो। नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब वहां पे कोई ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शन नहीं है। नंबर 3 थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो यू अप्लाई बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे आपको इसके बाद बॉयल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो बॉयल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हो, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये होता है पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। ओके गुड। पी इनिशियल वी इनिशियल मतलब P1 V1 प्लस P2 V2, मतलब वॉल ओपन करने से पहले initial pressure in the first container was P1, initial volume was V1, initial volume in second was V2, initial pressure in second was P2, और final P को क्या बोला है हमने P, what is V final, V1 plus V2। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको P इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 4 में। So from equation number 4 and 5, what is equation number 4? P1 V1 T2, P1 V1 T2 plus P2 V2 T1 upon T1 into T2, T1 into T2 equal to final pressure P, which is P1 V1 plus P2 V2 upon V1 plus V2 और क्या था V1 plus V2 अपॉन T। तो ये हो जाएगा कैंसल एंड कैंसल। आपको चाहिए था T, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। T आपको चाहिए तो शिफ्ट T ऑन दिस साइड, तो देयरफॉर T को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, इसको शिफ्ट कर दिया वहां पे, तो P1 V1 प्लस P2 V2 इंटू T1 इंटू T2 अपॉन P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर फर्दर सिंप्लीफाई करो, देख लो है क्या, देखते हैं है क्या। P1 V1 प्लस P2 V2 T1 इंटू T2, P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1, ऑप्शन नंबर सी। गुड। ओके सो कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है क्या, अनफॉर्चुनेटली नो। यू हैव टू बेसिकली डू इट लाइक दिस। सिर्फ डायमेंशनली एक बार चेक कर लेना, जैसे यहाँ पे T इंटू वी है और बाहर T है, T का स्क्वायर है, टेम्परेचर स्क्वायर है। तो इफ यू सी न्यूमरेटर के डायमेंशंस क्या है, PV T स्क्वायर मतलब प्रेशर वॉल्यूम T स्क्वायर। डिनोमिनेटर डायमेंशंस क्या है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो PV एक और एक T कैंसल, मतलब टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेम्परेचर ऑन द राइट हैंड साइड डायमेंशनली आ रहा है। दिस इज वन थिंग यू कैन डू। बाकी हमको ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे, तो इफ यू चेक ऑल द ऑप्शंस मोर और लेस, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में डायमेंशंस मैच होते हैं नॉर्मली। तो लेट अस चेक ऑप्शंस। ये टेम्परेचर प्लस टेम्परेचर प्लस टेम्परेचर अपॉन 2 इज टेम्परेचर, ये तो टेम्परेचर है ही और ये भी टेम्परेचर है। तो एज आई टोल्ड यू कि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में डायमेंशंस मैच होते ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में, आइडियल गैस is initially at temperature T and volume V. Its volume is increased by delta V due to increasing temperature delta T, pressure remaining constant. By the way, a process that occurs at constant pressure is known as, क्या बोलते हैं उसको, isobaric process. A process which occurs at constant temperature is known as isothermal, and a process occurring at constant volume isochoric. Good. Then if there is no heat exchange allowed when the process is occurring, then the process is called as adiabatic. Good. तो हमें बोला है एक आइडियल गैस है जो इनिशियल T टेम्परेचर पे था, V वॉल्यूम पे था, उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया डेल्टा V से, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है डेल्टा T। ओके, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी डेल्टा स्मॉल डेल्टा इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T वेरीज विद टेम्परेचर S।
तो y एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हो स्मॉल डेल्टा विच इज डेल्टा v अपॉन v डेल्टा t, और x एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हो टेम्परेचर। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन पता होता है आपको, PV इक्वल टू nRT। गुड। एंड ऑब्वियसली क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम डेल्टा V से इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर डेल्टा T से। तो एक काम करो, V बाई टी जो चेंज हो रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, क्यों समझ में आएगा, NR अपॉन P। अब राइट हैंड साइड देखोगे तो N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट, तो राइट हैंड साइड इज कंप्लीटली कांस्टेंट। तो इफ आई टेक डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव क्यों लेना है, व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज रिलेटेड टू चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी चेंज हुआ क्या, डेल्टा V एंड डेल्टा T। तो जब भी चेंज मेंशन किया हो मतलब क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो याद रखना जब भी एक क्वांटिटी कांस्टेंट बोला है तो पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेके जाओ और वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, फिर डिफरेंशिएट करो। जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v, x y z जो भी पैरामीटर होगा वो। यहाँ पे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये होगा कंप्लीट डेरिवेटिव। तो कंप्लीट डेरिवेटिव के रूल्स पता होने चाहिए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ v बाई टी, डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा ऑफ v बाई टी इक्वल टू डेल्टा ऑफ n r बाई p। n constant, r constant, p constant, constant into constant is constant, constant upon constant is constant, मतलब constant, derivative of constant is 0, मतलब राइट हैंड साइड हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे डेरिवेटिव ऑफ u by v का रूल, राइट, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज u by v, अदरवाइज यू कैन अप्लाई u into v। u into v कैसे अप्लाई करोगे, आप इसको लिखोगे यहाँ पे v 1 अपॉन t, ये हो गया एक वेरिएबल, ये हो गया दूसरा वेरिएबल, इक्वल टू 0। तो क्या करते हो, पहला एज इट इज रखते हो, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हो, प्लस दूसरा एज इट इज रखते हो और पहले का डेरिवेटिव लेते हो, इक्वल टू 0। यू नो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन t, log t नहीं आता है वो। What is derivative of 1 upon x? What is derivative of, exactly, what is derivative of x raised to n? n into x raised to n minus 1। तो अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x लेना है मतलब मुझे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -1 करना है, मतलब -1 x रेज टू -1 मतलब माइनस x रेज टू 2 मतलब -1 अपॉन x स्क्वायर। आप जो लॉग बोल रहे हो वो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x। ओके, तो यहाँ पे आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई टी। तो व्हाट इज डेरिवेटिव 1 बाई टी, -1 अपॉन टी स्क्वायर। बट रिमेंबर दिस आर कंप्लीट डेरिवेटिव्स, तो कंप्लीट डेरिवेटिव में आप डेल्टा टी भी लिखोगे क्योंकि चेंज किसका देख रहे हो, टेम्परेचर का, तो कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर भी आएगा। प्लस जैसे यहाँ पे लिखा ना डेल्टा वी, यहाँ पे डेल्टा वी लिखा कि नहीं, तो वैसे ही यहाँ पे डेल्टा टी आएगा प्लस डेल्टा वी अपॉन टी इक्वल टू 0। ये नेगेटिव था, इसको शिफ्ट कर दिया तो डेल्टा वी बाई टी कितना आ गया, वी डेल्टा टी बाई टी का स्क्वायर। अब ये और ये कैंसल, स्मॉल डेल्टा क्या डिफाइन किया था, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, तो डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, तो डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी ये कितना आ गया, 1 अपॉन टी, करेक्ट, क्लियर। और इसी को क्या बोला है, डेल्टा, डेल्टा बोला है ना, राइट, इस क्वांटिटी को डेल्टा बोला है ना उन्होंने। But what is given to you is, but they are telling you small delta is v delta v upon v delta t। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन t। तो डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन t का क्या मतलब है, इनवर्स रिलेशन। डू यू नो हाउ डज द ग्राफ ऑफ इनवर्स रिलेशन लुक लाइक, इनवर्स मतलब t बढ़ेगा तो डेल्टा कम होगा, ओके।
टी बढ़ेगा डेल्टा कम होगा। ऑप्शन ए में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। टी बढ़ेगा डेल्टा कम होगा, यहाँ तो बढ़ रहा है क्या? नहीं। टी बढ़ेगा डेल्टा कम होगा, हो रहा है क्या? नहीं। तो कहाँ हो रहा है? सी। हो गया, खत्म। तो अगेन वंस अगेन अप्रोच, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि आपको बेसिकली एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे क्या है? डेल्टा। लेकिन डेल्टा क्या है? डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। तो पहले हमको ये पैरामीटर लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? पी वी इक्वल टू एन आर टी। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस है। देन चेंज क्या हो रहा है? वी एन टी। एक साइड पे लाओ, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको दूसरी साइड पे लाओ, क्योंकि राइट हैंड साइड हो गया कांस्टेंट। और क्योंकि यहाँ पे डेल्टा में ही चेंज दिया है, डेल्टा वी डेल्टा टी, चेंज कैसे फाइंड करते हो? डेरिवेटिव। टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव हो गया 0। लेफ्ट हैंड साइड में v बाई टी को लिख दिया v इंटू वन बाई टी। फिर अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव का रूल, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वन बाई टी प्लस टी वन बाई टी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। बट वन बाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है? यू शुड नो, इट इज माइनस वन बाई टी स्क्वायर इंटू चेंज इन टी, डेल्टा टी मतलब। गुड। तो ये सॉल्व करके आपको मिल गया डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी वन बाई टी। लेकिन डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी को क्या बोला था? स्मॉल डेल्टा। तो स्मॉल डेल्टा इज इक्वल टू वन अपॉन टी। तो इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा कम होगा। तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। So just a very small suggestion. There are many free graph plotting app. तो ऐप डाउनलोड कर लो कोई भी ग्राफ प्लॉटर एंड ट्राई टू सी हाउ डिफरेंट ग्राफ्स लुक लाइक। जैसे वन बाई टी का ग्राफ, वन बाई टी मतलब y इक्वल टू वन बाई एक्स, राइट। तो व्हाट यू शुड डू इज, प्ले स्टोर पे बहुत सारे फ्री एप्स है, तो यू मस्ट चेक आउट नंबर 1 how y is proportional to 1 by x look like, how y proportional to e raised to minus x, y proportional to e raised to plus x, y equal to x sin x। ये सारे ऐसे ग्राफ, अलग अलग ग्राफ प्लॉट करके देखो, क्योंकि फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल नीड टू नो हाउ डज ग्राफ लुक लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चेक आउट सम ऑफ द ग्राफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वापस आ गया ग्राफ। n moles of an ideal gas undergo a process A to B. So n moles of ideal gas is going a process A to B, right? Then as shown in figure, the maximum temperature of the gas, maximum temperature of the gas, इसका मतलब क्लियर है कि ये बॉयल्स लॉ नहीं है, क्योंकि बॉयल्स लॉ में जब प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखते हो तो टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड यूज करके बता दिया कि यहाँ पे ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, मतलब इट इज नॉट ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर? तो कैसे फाइंड करेंगे? एक्सट्रीमली सिंपल केस। तो यू शुड नो पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट। गुड। और यहाँ पे एन और आर दिख भी रहा है ऑप्शन में, तो एन को रिटेन करना पड़ेगा, आर को भी करना है। तो टेम्परेचर का इक्वेशन क्या आ गया? पीवी अपॉन एनआर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि प्रोसेस ए से बी है, तो ए पे प्रेशर और वॉल्यूम अलग था, बी पे प्रेशर और वॉल्यूम अलग था। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर फाइंड करना है तो हाउ, विच वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी यूज? प्रेशर कौन सा? ए पॉइंट का प्रेशर एंड वॉल्यूम या फिर बी पॉइंट का प्रेशर एंड वॉल्यूम? तो रिमेंबर इन सच केसेस जब भी आपको बोला हो मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करो, तो उस केस में एवरेज प्रेशर एंड एवरेज वॉल्यूम। तो क्या करना है हमको? हमको अगर मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए तो एवरेज प्रेशर एंड एवरेज वॉल्यूम लेना पड़ेगा अपॉन एनआर। नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज वैल्यूज? बहुत सिंपल है। व्हाट इज एवरेज? फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मुझे एवरेज प्रेशर निकालना है तो एवरेज प्रेशर मतलब प्रेशर एट ए प्लस प्रेशर एट बी अपॉन 2। व्हाट इज प्रेशर एट ए? 2p0 and at b it is p0. So 2p0 plus p0, po मतलब upon 2, which is 3po upon 2. Similarly v average
व्हाट इज वी एवरेज? वॉल्यूम एट ए विच इज वीओ, वॉल्यूम एट बी विच इज 2vo, तो vo प्लस 2vo बाय 2 मतलब वापस से 3vo बाय 2, राइट। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे n और r को बाहर रखते हैं, एवरेज प्रेशर कितना आया 3po बाय 2, ये कितना आया 3vo बाय 2, 3 into 3 9, 2 into 2 4, 9po अपॉन 4nr। तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कहीं, ऑप्शन नंबर डी 9po अपॉन 4nr। ऑलराइट, तो रिमेंबर दिस क्वेश्चन इजी था, सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर बोला होगा तो यू शुड बी बेसिकली यूजिंग एवरेज वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बिफोर वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बोला होगा व्हाट इज द टेम्परेचर एट ए पॉइंट, तो ए पॉइंट के जो प्रेशर एंड वॉल्यूम के वैल्यूज हो गए वो सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज theoretical. Under which of the following conditions is the law PV equal to RT obeyed most closely by a real gas? तो याद रखना ये आइडियल गैस इक्वेशन है, PV equal to nRT। आइडियल गैस का मतलब ये होता है there are certain assumptions of ideal gases, पता होगा आपको, जैसे the gas molecules are supposed to be rigid, the gas molecules are continuously moving in random motion, जैसे the collisions between molecules and wall of the container they are elastic, right? उसके बाद there is no molecular interaction, but real gases में there is molecular interaction, and real gas जो है वो PV equal to RT relation follow नहीं करते, but they follow this under certain condition at some specific value of temperature and pressure। तो PV equal to nRT आइडियल गैस इक्वेशन है, रियल गैस कब ओबे करेगा? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि लो प्रेशर मतलब क्या, लो प्रेशर का मतलब ये होता है डेंसिटी इज लो। डेंसिटी लो का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर तो इंटरेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, मतलब वो गैस कैसा बिहेव करेगा? आइडियल जैसा बिहेव करेगा। दूसरा, हाई टेम्परेचर पे दे हैव एनर्जी एंड हेंस दे आर मूविंग रैंडमली, so that is why real gases obey ideal gas equation at low pressure and high temperature। अगला क्वेश्चन, the temperature of open room of volume 30 meter cube increased from 17 degrees Celsius to 27 due to sunshine, okay। The atmospheric pressure in the room remains 1 into 10 power 5 pascal, मतलब 1 atmospheric pressure है, 1 atmospheric pressure is 1.013, ये roughly 1 atmospheric pressure है। If Ni and Nf are the number of molecules, गलत notation है, n small n is number of moles, capital N is number of molecules in the room before and after heating, मतलब room heating करने से पहले total number of molecules were Ni and after heating they are Nf। So what is the difference between Nf and Ni? What is Nf minus Ni? Good. So how do you solve this question? क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर। क्या पूछा है? What is the difference in the number of molecules? But directly molecules पे जाने से पहले you should find out what is difference in number of moles, number of final moles, number of initial moles, दोनों को subtract कर दो। What is number of moles? अभी लिखा था हमने, नहीं वो मास नहीं, PV कहीं तो लिखा था ना, नंबर ऑफ मोल्स, यू हैव यूज्ड इट समवेयर, तो पता होना चाहिए, PV अपॉन RT, तो PV अपॉन RT, PV अपॉन RT, तो यहाँ पे आ जाएगा P फाइनल V फाइनल RT फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल RT इनिशियल। गुड, देन क्या बोला है आपको यहाँ पे? द टेम्परेचर ऑफ एन ओपन रूम, राइट, 30 मीटर क्यूब इंक्रीज फ्रॉम, मतलब अभी टेम्परेचर बढ़ाया है, वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? वॉल्यूम इज सेम, मतलब फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम इज सेम, और प्रेशर भी क्या है? सेम है। तो यहाँ पे P फाइनल V फाइनल ये सेम है, इनिशियल भी सेम है, मतलब P फाइनल V फाइनल इक्वल टू P V फाइनल V इनिशियल इक्वल टू V, और R तो कांस्टेंट है ही,
तो 1/T final minus 1/T initial, because P and V are same. Then क्योंकि प्रेशर भी सेम बोला है ना, प्रेशर ऑल्सो रिमेन सेम. देन P की वैल्यू कितनी, 10⁵. V की वैल्यू कितनी, 30 मीटर क्यूब. व्हाट इज R वैल्यू, 25/3 या फिर 8.3. मैं नॉर्मली 25/3 लिखता हूँ इसको. व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर, 27, मतलब केल्विन में कितना, 300. व्हाट इज इनिशियल टेम्परेचर, 290, क्योंकि इट इज 17 डिग्री, मतलब कितना, 290 केल्विन. गुड. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. यू हैव टू सॉल्व दिस. तो आपको मिल जाएगा n फाइनल माइनस n इनिशियल इक्वल टू, इस 3 को ऊपर भेज दो, सिंपल है, जस्ट सेंड इट अप. एंड दिस इज 10⁵. 10⁵ को मैं 100 into 10⁵ लिख सकता हूँ ऑब्वियसली. 30 into 3 into 3 upon 25, 1 and 4. This is if you subtract कितना, 290 minus 300, मतलब -10 upon 300 into 290. अब माइनस क्यों आया, माइनस इसके लिए आया क्योंकि आंसर में भी माइनस ही आएगा, राइट. तो इसके लिए माइनस आया, तो करेक्ट है. देन व्हाट यू हैव इज 31 दा 30, 10 दा 10 और 10 कैंसल. गुड. देन यू हैव दिस इक्वल टू 4 into 3 into 3, 12 into 9. हाँ, 10⁵ है. वेरी गुड. तो ध्यान है. व्हाट इज दिस, 4 into 3, 12 into 10⁵ upon 290. दिस इज विथ नेगेटिव साइन. क्लियर. एक्चुअली तो ऐसा करना चाहिए था, इसको रफली 300 मान लेना चाहिए था. इफ यू टेक इट टू बी 300 तो होगा क्या, 1 and 100. अगर ऐसा करते हो, क्योंकि ऐसा ही करना पड़ेगा, यू विल सी कि ऐसा क्यों करना है, देखोगे. दिस इज -4. 10⁵ नीचे क्या है, 10⁵, तो कितना बचा, -40. -40 आ गया. गुड. अब आपको आंसर में -40 कहीं भी नहीं दिखेगा, दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पूछा है व्हाट इज डिफरेंस इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. आपने फाइंड किया व्हाट इज डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स. तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, number of molecules upon Avogadro number minus number of molecules upon Avogadro number equal to -40. Then you can take out Avogadro number outside common from denominator. Then अगर इतना हो गया, then इसको सिर्फ शिफ्ट करेंगे बाद में. तो what you have is, अंदर क्या था, अंदर रह जाएगा आपके पास फाइनल मॉलिक्यूल्स माइनस इनिशियल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू -40. शिफ्ट कर दो. Final number of molecules minus initial number of molecules equal to -40 into Na. What is Avogadro number? 6.023, मतलब roughly 6 into 10⁻23. पक्का ना, -23 नहीं लिखोगे सर. Number of molecules -23, मतलब very small number. What is 6 into 4? 24. तो ये आ जाएगा 240 into 10⁻23. ये इसको मैं पॉइंट एडजस्ट करके -2.4 लिखता हूँ, और ये दो जीरो इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो 10⁻25 -2.5 into 10⁻25. ऑप्शन नंबर ए. जेईई 2017 का क्वेश्चन था ये. वेल, जस्ट टू बी श्योर कि आपका जो आंसर है वो नोटेशन गलत हुआ था क्वेश्चन में. n फाइनल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स में कभी भी डिफरेंस 10⁻25 नहीं आ सकता है. वो आ सकता है तो ओनली इन केस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दो गैस अगर आप लेते हो, दो अलग अलग कंटेनर भी लेते हो, तो यू कैन मेजर व्हाट इज द डिफरेंस इन मास, maybe some gram, some kilogram, or you can measure number of moles. Difference in number of moles will be again 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000. It cannot be 10⁻25. तो समझ में कैसे आया क्वेश्चन देख के कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे आंसर में 10 पावर में सब कुछ था, 25, 23, so on so forth. इसका मतलब नोटेशन गलत था वहां पे. दिस इज व्हाट यू शुड नो. अगला क्वेश्चन,
आइडियल गैस अंडरगोस अ क्वासी स्टैटिक मतलब वेरी स्लो प्रोसेस, और अ वेरी स्लो प्रोसेस इज ऑलवेज आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि जब प्रोसेस स्लो होता है सिस्टम को सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का सफिशिएंट टाइम मिलता है। हीट एक्सचेंज करने का टाइम मिलने से क्या मतलब होता है समझ लो। सी अगेन हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? थर्मोडायनामिक्स। इसलिए जो आज के क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा थर्मोडायनामिक्स के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज डायरेक्टली थर्मोडायनामिक्स पे जाओगे तो नहीं समझेगा। तो दैट इज वाई आज के जो काइनेटिक तरह के क्वेश्चंस हैं दे आर कनेक्टेड लिटिल बिट विद थर्मोडायनामिक्स। तो क्वासी स्टैटिक मतलब क्या होता है? इमेजिन हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम मतलब गैस, ओके। तो हमारे पास एक सिस्टम है which is this, it is fixed with a container with a piston। हमने क्या किया, हमने इस सिस्टम को इसका वॉल्यूम चेंज किया। नाउ इमेजिन अगर मैं इसका वॉल्यूम रैपिडली चेंज कर रहा हूं, तो रैपिडली चेंज किया मतलब आपने वर्क किया। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, कहाँ जाएगा? गैस के पास जाएगा। तो गैस के पास जाएगा वर्क, वो क्या करेगा? हीट जनरेट करेगा। हीट जनरेट करके मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रह नहीं सकता। बट इमेजिन यही प्रोसेस मैंने वेरी स्लो किया होता, तो क्या होगा? हीट तो अभी भी जनरेट हो रहा है, लेकिन गैस को सफिशिएंट टाइम मिल गया टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। ज्यादा हीट जनरेट होगा तो वो सिस्टम सराउंडिंग को पास ऑन कर देगा। उल्टा हुआ मतलब अगर गैस ने वर्क कर दिया तो देयर आर टू थिंग्स, वर्क डन ऑन द गैस एंड वर्क डन बाय द गैस। अगर गैस वर्क कर रहा है तो कहां से कर रहा है? खुद का एनर्जी यूज कर रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी यूज करके वो वर्क कर रहा है, मतलब पिस्टन को ऊपर मूव कर रहा है। इसका मतलब खुद का एनर्जी यूज करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? डाउन, मतलब कूलिंग। लेकिन कूलिंग भी नहीं होना चाहिए, तो ये जो वर्क है इट शुड बी वेरी स्लो। इसका मतलब वो सराउंडिंग से हीट लेगा और वर्क करेगा। तो क्वासी स्टैटिक मतलब वेरी स्लो। तो वेरी स्लो प्रोसेस इज नॉर्मली आइसोथर्मल, ये याद रखना। और सडन प्रोसेस इज एडियाबैटिक। तो डायरेक्टली आपको बताते नहीं है कि आइसोथर्मल है, आपको बोलेंगे क्वासी स्टैटिक है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? यू नो व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम? इंडिकेटर डायग्राम पता है? जब आप पीवी ग्राफ ड्रॉ करते हो उसको बोलते हो इंडिकेटर डायग्राम। अब रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब इमेजिन हमारे पास एक प्रोसेस था जो ए से बी गया थ्रू दिस पाथ, और अगर आपको प्रोसेस को रिवर्स करना है, मतलब आपने पहले वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कम हुआ, अब आप वॉल्यूम कम कर रहे हो, प्रेशर बढ़ेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो जिस पाथ से ये सिस्टम आया था उसी पाथ से वापस जा रहा है, इसको बोलते हो रिवर्सिबल। दूसरा आया था एक रास्ते से, जा रहा है दूसरे रास्ते से, तो इररिवर्सिबल बोलते हैं इसको, क्योंकि आप हर एक स्टेट पे वापस नहीं जा सकते। तो जब प्रोसेस इररिवर्सिबल हो तो क्या बनता है? लूप। तो सिस्टम में मतलब पीवी डायग्राम में लूप बनने का क्या मतलब है? विच प्रोसेस? इररिवर्सिबल। वेरी गुड, तो ये याद रखना। देन बाकी की डिटेल्स हम थर्मोडायनामिक्स में करने ही वाले हैं। But ideal gas undergoes a very slow isothermal quasi-static process, reversible process, in which its molar heat capacity C remains constant if during this process the relation of pressure P and volume V is given by PV raised to n equal to constant, where n is given by, तो n पूछा है क्या है n? तो डू यू रिमेम्बर हमने कल देखा था कि PV raised to alpha इक्वल टू कांस्टेंट। डू यू रिमेम्बर PV raised to alpha इक्वल टू कांस्टेंट के केस में क्या आया था? C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे है n। क्लियर? देन PV raised to n इक्वल टू कांस्टेंट में आपको ये मिल गया इक्वेशन। हमें क्या पूछा है? हमें n पूछा है। तो व्हाट यू कैन डू इज इसको शिफ्ट कर दो, C माइनस CV R अपॉन 1 माइनस n। गुड। देन व्हाट यू हैव इज, इस केस में 1 बाय n को शिफ्ट कर दो, 1 बाय n को शिफ्ट कर दो, R अपॉन C माइनस CV। n को वहां शिफ्ट कर दो, 1 माइनस R
अपॉन सी माइनस सी बी इक्वल टू एन। तो सी माइनस सी बी माइनस आर अपॉन सी माइनस सी बी इक्वल टू एन। बट अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ सीपी है, तो व्हाट यू कैन डू हियर इज n इक्वल टू सी माइनस सी बी माइनस आर। अगर आपको मायर्स रिलेशन याद होगा, डू यू रिमेंबर मायर्स रिलेशन? बट सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। तो यहाँ पे आप लिखोगे सी पी माइनस सी बी अपॉन आ जाएगा डिनोमिनेटर में सी माइनस सी बी। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो सी माइनस सी बी माइनस सी पी माइनस माइनस प्लस सी बी कैंसल। तो हो गया n इक्वल टू सी माइनस सी पी अपॉन सी माइनस सी बी। तो आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए, सी माइनस सी पी अपॉन सी माइनस सी वी। तो जनरल फॉर्मूला याद रखना जो हमने कल भी देखा था। अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो, तो यू ऑलरेडी नो मायर्स रिलेशन, इट इज इफ यू रिमेंबर सीवी प्लस आर, अगर रेज टू एन हो तो आर अपॉन 1 माइनस एन। और व्हाट इज सी? सी इज जनरल मोलार स्पेसिफिक हीट, Cv is molar specific heat at constant volume, Cp is molar specific heat at constant pressure. Next question. So simple, just substitute R की जगह पे हमने Cp minus Cv लिखा and simplify कर लिया, done. Next question, a gaseous mixture. It is important question क्योंकि ये CET में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. A gaseous mixture consists of 16 gram of helium and 16 gram of oxygen. The ratio of the mixture is, ratio Cp by Cv of the mixture is, मतलब हमको ऑलरेडी पता है what is gamma for monoatomic gas 5/3, what is gamma for rigid diatomic gas 7/5 and for non-rigid 9/7. लेकिन अगर मैं दो अलग अलग गैस को मिक्स करता हूं, जैसे यहाँ पे हीलियम गैस है, हीलियम गैस इज विच टाइप ऑफ गैस? मोनोएटॉमिक। और ऑक्सीजन इज विच टाइप ऑफ गैस? डायटॉमिक। तो जब आप दो गैस को मिक्स करते हो तो गामा मिक्सचर, मतलब मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट, इसका फॉर्मूला है स्ट्रेट अवे, यू शुड नो। डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला? N1 gamma 1, N1 gamma 1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 upon N1 gamma 1 minus 1 plus N2 gamma 2 minus 1. अभी किसी किसी बुक में उसको उल्टा लिखा है 1 minus gamma 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 minus gamma 1 लिखोगे 1 minus gamma 2 लिखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा, नीचे भी नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर में 1 minus gamma या gamma minus 1 डजंट मैटर, आंसर सेम आएगा। ओके, तो N1 फर्स्ट ऑफ ऑल, N1 मतलब पहला गैस कौन सा है, दूसरा गैस कौन सा है? पहला गैस कौन सा बोला है हमको? 16 ग्राम ऑफ हीलियम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, it is mass upon molecular weight. What is mass? 16. What is molecular weight? हीलियम का molecular weight 4. तो N1 कितना? 4. ऑक्सीजन कितना मास है? 16. molecular weight of oxygen 32. तो यह जाएगा M2 upon M2 which is 16 upon 32, मतलब हाफ मोल, तो हाफ मोल आ गया। देन substitute the values. What is gamma 1? हीलियम कौन सा गैस है? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक गैस का गामा कितना होता है? 5/3। ऑक्सीजन कौन सा है? डायटॉमिक, इसका गामा कितना होता है? 7/5। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट गामा मिक्सचर। तो गामा मिक्सचर विल बी इज इक्वल टू N1 4, gamma 1 5/3 upon 5/3 minus 1 plus N2 is 1/2 and gamma 2 is 7/5 upon 7/5 minus 1, 7/5 minus 1 whole upon क्या?
look at the formula. सिर्फ यहाँ पे आपने गामा 1 को छोड़ दिया, गामा 1 को छोड़ दिया मतलब you do not write down gamma 1, तो gamma 1 मत लिखो, हो गया। यहाँ पे भी वैसा ही करना है, do not write gamma 2, तो if you do not write gamma 2, what you will get is, बहुत सिंपल सा केस है, just put values and done। तो क्या what value we had is, क्या आया था वैल्यू, what is n2, half, what is gamma 2, 7/5 minus 1, तो half 7/5 upon 7/5 minus 1, इसको सॉल्व करना है, just solve this out। नीचे ये ऊपर 20 आ गया, 20/3, in the denominator 5/3 minus 1 कितना, 2/3, cancel and cancel, 1s and 10s, plus this is 7/2 into 5 रखो, क्योंकि 5 कैंसिल होगा, what is 7/5 minus 1, 2/5, 5 कैंसिल, अपॉन वोल अपॉन क्या आएगा, 4 अपॉन 5/3 minus 1 कितना, 2/3, 1s and 2s, plus 1/2, what is 7/5 minus 1, 2/5, तो इसको सॉल्व कर लो, what you will get is, पहले केस में 10 plus 7/14, 10 plus 7/14 upon 7/4 आएगा, ठीक है, 7/4 आएगा, that is okay, upon 6 यहाँ पे 6 आया, and then plus 5/4, इसको सॉल्व करो, this is 40 plus 7, 47/4, 29/4, 4 cancel, what is 29 2s, 58, 29 1s 29, हमारा आंसर 47/29 मतलब 1 point something आएगा, 1 point something आएगा, 1 अभी, ओके, तो अभी आई कैनॉट हेल्प यू आउट, क्योंकि आपको एग्जैक्ट करना ही पड़ेगा, बट आई कैन टेल यू नियर कैसे जाओगे। What is 29 into 1.5? 29 into 1.5 is 29 into 1 into 0.5, इन दोनों का एडिशन, ये आएगा 29, ये आएगा 14.5, what is 29 plus 14.5, 43.5, करेक्ट, मतलब हमारा आंसर तो डेफिनेटली 1.5 से ज्यादा है, 1.5 से ज्यादा है, मतलब अभी ये आंसर नहीं आ सकता, इट इज रफली इन दोनों में से एक, सी एंड डी में से एक, 1.62, तो कैलकुलेशन आई एम लीविंग फॉर यू, 1.62 आई होप इज करेक्ट, so this is how you are supposed to solve this question।